जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई हो रही है। यात्रियों को लेकर जा रही बस पर पथराव किया गया। सीएम ने कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश इन दिनों जारी किया है। हिट एंड रन को लेकर नया कानून अभी लागू नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर से काम पर लौटने की अपील की है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से मीटिंग कर इस बात को आमने सामने रखा। इसके पहले छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का उग्र रूप भी देखने को मिला। ट्रक और बस चालकों ने मंगलवार शाम को रायपुर जगदलपुर ओडिशा नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया, तो वहीं सुकमा में यात्री को ले जा रही बस पर पथराव कर दिया गया। इसके चलते बस के शीशे टूट गए। बिलासपुर में भी पंप कर्मचारी और एक युवक के बीच जमकर मारपीट हो गई। बस ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर पेट्रोल डीजल और सब्जियों की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। इसके चलते रिटेल में सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। कोरबा में पुलिस सुरक्षा में पेट्रोल डीजल के टैंकों को भेजा जा रहा है। वहीं सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर और कोंडागांव के कुछ पेट्रोल पंप पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगर बात करें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने को लेकर, तो इसका निर्देश जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किल्लत नहीं होनी चाहिए, साथ ही जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए सीधे तौर पर कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे, इस बात की जानकारी दी गई। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 100 टन सब्जी अयोध्या रवाना होने वाली है। मुख्यमंत्री साय ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दरअसल बात करें तो प्रगतिशील किसान संघ के संरक्षक मंडल ने सदस्य मितुल कोठारी ने बताया कि प्रगतिशील किसान संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और उन्हें कुम्हारी में होने वाले किसान मेले में आने का न्योता भी दिया है। इस दौरान किसानों ने इच्छा जाहिर की है कि वे 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भक्तों के लिए बनने वाले प्रसाद में अपनी तरह से 100 टन सब्जी योगदान देना चाहते हैं। किसानों के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की है। साथ ही बात करें तो आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिस पर हर सनातनी को गर्व है। ये राम काज करिबे को आतुर करके इन्होंने ट्वीट पर लिखा। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें अब तक की स्थिति की, तो 38.59 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। 2022 के मुकाबले अभी 25% कम इस बार धान की खरीदी की गई है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई ने अपने बफर स्टॉक के लिए तेजी से धान की खरीदी शुरू की है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार को धान खरीदी करने के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2203 रुपए के मुकाबले प्रति क्विंटल 3100 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राज्य में खरीद में कुछ सुधार हो सकता है। छत्तीसगढ़ में चावल की खरीदी 31 दिसंबर तक की स्थितियों की बात करें तो 38,69,000 टन यहां पर बताई जा रही है, जो एक साल पहले के मुकाबले 51 लाख टन के मुकाबले से 25% कम है। साल 2022 में अक्टूबर और दिसंबर के दौरान एफसीआई साल 2021-22 के मुकाबले 11% अधिक धान की खरीदी की थी। नए आंकड़ों के अनुसार बात करें तो पंजाब, हरियाणा और अन्य उत्तरी राज्यों में धान की खरीदी दिसंबर में पूरी हो गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जनवरी के अंत तक जारी रहेगी। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान करते हुए की है, जहां प्रदेश से 100 टन सब्जी अयोध्या भेजी जाएगी। दरअसल 22 जनवरी को होने वाले छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। इस दौरान अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और इसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ड्राई डे की घोषणा की है। इसी के साथ ही 100 टन सब्जियों के खेपे जो है राम ननिहाल के माध्यम से छत्तीसगढ़ से अयोध्या को भेजा जाएगा। इन सब्जियों से राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भोग लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। इस दिन पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। साथ ही 22 जनवरी को दीपावली जैसा माहौल निर्मित होगा। इसी के अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ से 300 टन चावल पहले ही भेजे जा चुके हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवा ध्वज दिखा करके 11 ट्रकों को रवाना किया था, जिससे रामलला के मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के चावल से भगवान राम को भोग लगेगा। इसी के साथ ही देश भर से आने वाले राम भक्तों को प्रसाद भी इसके लिए वितरित किया जाएगा।
आम चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। 22 जनवरी तक पुनरीक्षण का कार्य होगा और इस दिन सूची का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है, जिसमें 6 जनवरी से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। यानी मतदाता सूची का प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 को 18 साल पूरे होने वाले मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, जिसके बाद 6 से 22 जनवरी तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित का काम किया जाएगा। वहीं 8 फरवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। राज्य में वर्तमान में कुल 2,93,160 मतदाता हैं। इनमें से 1,02,56,000 महिला मतदाता जबकि 1,01,35,000 पुरुष मतदाता शामिल है। तृतीय लिंग के समुदाय की बात करें तो इनके मतदाताओं की संख्या कुल 752 है। और अब बात करते हैं हाथियों के दल की। जो 33 हाथियों का दल है शहर के नज़दीक इन दिनों पहुंचा हुआ है। नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मची हुई है। एसडीएम ने स्कूलों की छुट्टी की घोषणा भी कर दी है। दरअसल पिछले 4 दिनों से 33 हाथियों का दल अंबिकापुर शहर के करीब डेरा जमाए हुए है। मंगलवार की सुबह अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे 43 पर 33 हाथियों का दल आधमका हाथियों के नेशनल हाईवे में आ जाने के बीच लोगों के बीच अफरा तफरी स्थिति निर्मित हो गई। कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे पर आवागमन को बाधित करना पड़ा। इस दौरान कई लोग हाथियों का मोबाइल पर वीडियो बनाते नजर आए। इधर लुंड्रा एसडीएम ने हाथी प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों की छुट्टी करने का निर्देश जारी किया है। शाम से ही हाथियों का दल शहर के करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर बाकी डैम के समीप डटा हुआ है। 33 हाथियों का दल अंबिकापुर के आसपास विचरण कर रहा है और इस हाथियों का दल लुंड्रा की ओर से अंबिकापुर के समीप पहुंच चुका है। लालमाटी, बधिया चुआ, बाकी डैम के आसपास हाथियों का दल 3 से 4 दिनों से विचरण कर रहा है। शिवनाथ महोत्सव में बनारस की तर्ज पर महाआरती संपन्न की गई। 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए और सुबह से ही रात तक यहां पर लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। हर साल की तरह इस बार भी 1 जनवरी को बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर दुर्ग के शिवनाथ नदी की तट पर महाआरती का आयोजन किया गया। ये महाआरती शिवनाथ महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। आयोजन में एक तरफ जहां मंच के माध्यम से कलाकारों ने शिव भजन और फिल्मी गीतों की प्रस्तुति दी, तो वही शाम ढलते ही सामाजिक कार्यकर्ता और वरुण जोशी की अगुवाई में 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। उनकी टिमटिमाती रोशनी के बीच महाआरती की गई। नदी को प्रदूषण से बचाने का उद्देश्य यहाँ पर संकल्पित लिया गया। दरअसल महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए आयोजनकर्ता वरुण जोशी ने बताया कि कुछ समय पहले शिवनाथ नदी, जो कि विश्व की पहली नदी होगी जिसे लीज पर लिया गया था, और उसकी लीज मुक्ति होने के बाद बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए उद्देश्य से ये आयोजन हर साल किया जाता है। पीएससी घोटाले की जल्दी सीबीआई जांच करने की मांग विधायक सुशांत शुक्ला ने मुख्यमंत्री से की है और इस बाबत इन्होंने पत्र भी लिखा है। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा को सीजीपीएससी में हुए घोटाले की सीबीआई जांच करने की जल्द मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगने वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के संरक्षण में चल रहे नौकरी माफियाओं के विरुद्ध अब कार्यवाही होनी ही चाहिए। सुशांत शुक्ला ने सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा से पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जल्द सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। तातापानी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर पहुंचे, जहां कलेक्टर ने अधिकारियों को जरूरी गाइडलाइन जारी किए। 14 जनवरी को भव्य मेले का आयोजन बलरामपुर में होने वाला है। दरअसल बलरामपुर रामानुजगंज जिले में आयोजित होने वाले तातापानी महोत्सव संक्रांति पर्व 2024 की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर रेमिजियोस एक्का, साथ ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रेना जमील पहुंचे। कलेक्टर ने तातापानी स्थित विश्राम गृह में तैयारियों की समीक्षा कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कार्य क्षेत्र के अनुसार दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश जारी किया। छत्तीसगढ़ में ठंड की तीव्रता जनवरी माह में दिसंबर से कम पड़ने वाली है। अगले 24 घंटे तक 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। वहीं बलरामपुर सबसे ठंडा तापमान रहा। दरअसल छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार और चढ़ाव का दौर जारी है। आने वाले 24 घंटे में प्रदेश का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिमी हवाएं भारतीय क्षेत्र से आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन हवा की दिशा पूर्व और दक्षिण बनी हुई है। रायपुर में जनवरी माह में ठंड कम पड़ने के आसार है। वहीं
31 दिनों का औसत तापमान टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहेगा। वहीं अगर बात करें बलरामपुर की तो ये सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां रात का पारा 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में सोमवार को धूप और छांव वाला मौसम बना रहा, तो वहीं मंगलवार को भी कुछ इसी प्रकार की स्थितियां दिखाई दी। वहीं अगर बात करें नारायणपुर की तो तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, वहीं बलरामपुर में 8, तो वहीं सरगुजा में 8.4, कोरिया में 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद बाकी स्थानों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। रमन सिंह के बंगले में भूपेश बघेल अब निवास करने वाले हैं। डिप्टी सीएम अरोड़ साहब को जो है सहदेव का बंगला सौंपा गया है, जबकि साय कैबिनेट के मंत्रियों को निवास अलॉट हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को आवास अलॉट कर दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग से संयुक्त सचिव ने आदेश जारी करते हुए बंगले का आवंटन जारी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बंगले में रहेंगे। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सहदेव का बंगला वर्तमान डिप्टी सीएम अरोड़ साहब को सौंपा गया है। एक और डिप्टी सीएम विजय शर्मा अब ताम्रध्वज साहू के बंगले में रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी भी पहुना में ही रह रहे हैं। इसी के अलावा अगर बात करें साय कैबिनेट के अलावा विधानसभा अध्यक्ष की नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बंगला अलॉट कर दिया गया है। ये आदेश लिखित रूप से 2 जनवरी को मंत्रालय महानदी भवन से गृह विभाग की ओर से संप्रेषित हुआ है। वन्य प्राणी एवं हाथियों के आने जाने के लिए नेशनल हाईवे में अंडरपास बनने वाला है और इसके लिए 5 स्थानों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 पर अंबिकापुर से लेकर रामानुजगंज तक 5 जगहों पर वन्य प्राणी एवं हाथियों के आने जाने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंडरपास निर्मित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी एलिफेंट रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर और डीएफओ बलरामपुर ने जगहों का निरीक्षण कर लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 की सड़क को क्रॉस करके वन्य प्राणी एवं हाथी आना जाना करते हैं। ऐसे स्थलों का निरीक्षण किया गया है और चाची से पास्ता के बीच जो है 2 स्थल, पस्ता से लेकर सिमरसोत के बीच 2 स्थल और झरिया के पास 1 स्थल का चयन हुआ है। यहाँ से हाथी एवं वन्य प्राणियों का आना जाना रहता है, जहाँ अंडरपास बनाया जाएगा और आसानी से हाथी यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान वन्य जीव अपना आना जाना सड़कों के पार कर सकते हैं। 4 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक होने वाली है। दीपक बैज और चरणदास महंत इस बैठक में शामिल होंगे। भारत न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल कांग्रेस ने 4 जनवरी को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में देश भर के तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज और इसी के अलावा जो है अन्य नेता इसमें शामिल होंगे। महंत दिल्ली में ही रहेंगे और वहीं बैच जो है 3 जनवरी को दिल्ली रवाना होंगे। जनवरी को होने वाली इस बैठक में भारत न्याय यात्रा प्रमुख चर्चा का विषय होगा। यात्रा को लेकर जो रोड मैप है, किन राज्यों में क्या गतिविधियां होंगी, किन राज्यों में कितने दिन और कहां इस यात्रा से गुजरेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। संविदा पर काम कर रहे आईएएस आईपीएस को कांग्रेस मानसिकता वाले इनको पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हटाने का पत्र लिखा मुख्यमंत्री को और इनका सेवाएं खत्म करने की मांग की है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने संविदा नौकरी कर रहे रिटायर्ड आईएएस आईपीएस और आईएफएस अफसरों की सेवाएं समाप्त करने की मांग की है, जिसको लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को पत्र लिखते नजर आए हैं। इनमें कहा गया है कि ये अफसर कांग्रेसी मानसिकता वाले हैं। पत्र में कंवर ने कहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस सरकार ने अपने चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों को संविदा में नियुक्त किया था। वे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इनका दुरुपयोग करते हुए उनका फायदा लेना चाहते थे। इन्हें नियम न होने के बावजूद संविदा नियुक्ति दी गई थी। फिलहाल पत्र में ये सभी तमाम जानकारी ननकीराम कंवर ने दी है। केंद्रीय पुरातत्व की टीम ने कार्यवाही की है। दंतेवाड़ा मंदिर में दंतेश्वरी मंदिर में तोड़फोड़ के लिए दंतेवाड़ा में एफआईआर रिकॉर्ड किया गया है।
6 बार कारण बताओ नोटिस भी जारी हो चुका है। मां दंतेश्वरी कॉरिडोर में डीएमएफ घोटाले के बाद एक और मामला सामने आ रहा है, जहां केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की टीम ने मंदिर में हो रहे तोड़फोड़ को लेकर मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज कराई है। दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने 6 बार कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उसके बावजूद इतिहास को मिटाने का काम नहीं रुक पाया है। अब तक एएसआई के अधिकारियों ने इस मामले की पूरी जानकारी महानिदेशक को दे दी थी। बता दें कि इस मंदिर के ट्रस्टी दंतेवाड़ा के कलेक्टर होते थे।